Today we will start with the solid waste management. Solid waste management को हम आम जुबान में क्या कहते हैं? यही जो कूड़ा कचरा हमारे घरों से निकलता है या हमारे जो है फैक्ट्रीज से निकलता है, कहीं कोई डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो डोमेस्टिक भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। जो तो गैसेस निकल गई वो हमारे पास कहाँ पर आ गई? एयर पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। जो लिक्विड्स आ गए वो क्या कर रहे हैं? वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो सॉलिड है ये भी तो पोल्यूटेड मटेरियल है ना। ये किस तरह से एनवायरनमेंट को जो है वो अफेक्ट करता है, वो हमने इसमें देखना है। ठीक है। द डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज। डोमेस्टिक रिफ्यूज क्या होगा? जो हमारे घरों से कचरा निकल रहा है, कूड़ा निकल रहा है। कमर्शियल जो कि बाजारों से या कमर्शियल मार्केटों वगैरह से भी निकल रहा है। ठीक है। और तीसरी टाइप इसकी क्या है? इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ये कहाँ से निकल रहा है? फैक्ट्रियों से। सिर्फ उसमें से लिक्विड और गैस ही तो नहीं ना निकलते, इसके अलावा सॉलिड मटेरियल भी निकल रहा होता है, या सेमी सॉलिड मटेरियल जो है वो भी हमारे पास जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं। ये जो है डोमेस्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पेपर। अब जो हमारे घरों से जो म्यूनिसिपल वेस्ट या कचरा निकलता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है? अगर आप कभी अपने घर से निकलने वाले कूड़े को देखें तो उसमें ज़्यादातर कागज़ होंगे, प्लास्टिक के, सबसे बड़ा पार्ट तो प्लास्टिक के शॉपर ही होते हैं हमारे कूड़े में। ठीक है। कागज़ और उससे बनी हुई चीज़ें, लिफाफे या समथिंग लाइक दैट। वेजिटेबल्स का होगा, किचन का हमारा जो कूड़ा है। ठीक है। प्लास्टिक होगा, कोई टूटी हुई चीजें, वुड हो सकता है, ग्लास, शीशे की बोतलें या कुछ भी, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, फटे हुए कपड़े। ठीक है। मेटल्स एंड फूड वेस्ट, बचा हुआ जो भी आपका या खराब हुआ हुआ खाना, ये सब जो है आपके पास कहाँ पे आता है? ये आपके डोमेस्टिक वेस्ट में यही चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद जो बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें तो बहुत ही हार्मफुल किस्म के केमिकल्स होते हैं। हम इन सब को जो है ना वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं, इफेक्ट ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सी एंड रिवर। अब आप अगर कचरा जो है उसको समुंदर में या दरियाओं में फेंक देते हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं? सबसे पहले वो कहता है कि वाटर जो है वो 70% अर्थ पे मौजूद है और वैल्यूएबल सोर्स है किसका? फूड का एंड मिनरल्स का। वहां से हमें मछलियां मिल रही हैं और जो भी सी फूड आइटम्स मिल रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड। Sea and rivers have long been used for dumping waste for industrial and municipal discharge such as acid, refinery waste, pesticides waste, construction and demolition debris, explosives, domestic refuse, garbage and radioactive waste, etc. अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि इतने लंबे जुमले में हमें क्या कहा है। कहता है कि समुंदर और जो दरिया है ना, हमेशा से लोग उसमें कूड़ा फेंकते रहे हैं। ठीक है। वो किस किस किस्म का कूड़ा हो सकता है? सबसे पहला है रिफाइनरी वेस्ट। रिफाइनरी जैसे ऑयल रिफाइनरियों से जो वेस्ट मटेरियल है बहुत ही खतरनाक उसमें केमिकल्स होते हैं, वो चला गया पानी में। आप देखें ज्यादातर रिफाइनरीज जो है वो समुंदर के किनारे ही लगाई जाती हैं कि जो है समुंदर से टैंकर्स में ऑयल आया रॉ और उसको रिफाइन कर दिया वहां पे, क्योंकि जो रॉ ऑयल आता है उसके अंदर तो बेतहाशा फ्रैक्शंस होती हैं, तो हमें उसको डिफरेंट उसमें पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, डिस्टिलेट किया जाता है, तो रिफाइनरीज लगाई जाती हैं। पेस्टिसाइड्स वेस्ट वो भी इन द एंड कैसे जाएगा? फसलों से पे बारिश होगी या पानी आपने फसलों को लगाया है वहां से जो है वो बह के नहरों में दरियाओं में आएगा और इन द एंड तमाम दरिया जो है वो समुद्र में ही गिरने हैं। तो सारा कचरा कहाँ पर ये वेस्ट जो है इकट्ठा हो रहा है? समुंदर में। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोल्यूशन डेब्रिस, ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन के दौरान जो भी हमारे पास मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है, लाइक टूटी हुई ईंटें हैं, सीमेंट है। डेमोल्यूशन डेब्रिस होता है जो किसी भी बिल्डिंग को जब आप गिरा देते हो तो उसका जो डेब्रिस यानी जो सस्पेंशन होती हैं, यानी जो उससे मिट्टी उड़ती है, जो भी डस्ट उड़ती है, या उसके अंदर सीमेंट भी हो सकता है और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, रेत होगी, ये सारी चीजें डेमोलिशन डेब्रिस है। इसके अलावा इसमें इवन लोहे का सरिया, इस तरह की चीजें भी आ जाएंगी। एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, जो भी धमाका खेज मवाद है वो भी हमारे पास ब्रांड जो है वो कहाँ पर जाता है? समुंदर में ही जाता है। डोमेस्टिक रिफ्यूज, घरेलू कचरा, ये भी कि हम क्या करते हैं? लैंडफिल में डाल देते हैं। बड़ी बड़ी, आपको मैंने बताया था कि लाहौर में भी
लाहौर की मैंने बात की थी कि जी लैंडफिल कहाँ कहाँ पे है, महमूद बूटी के पास है। अब जिया उधर दरिया रावी के करीब भी है, बंद रोड पे। अब वो क्या होता है कि वहां से सीप कर करके जो है ना, इसके अंदर जब पानी बारिश होती है या पानी इसके अंदर चला गया है, या इसके अंदर भी तो लिक्विड्स है, वो सीप करके जो है वो वाटर टेबल तक चले जाते हैं। और फिर इन द एंड तो सारा पानी का टेबल ये सब कुछ मिला हुआ ही है ना, तो ये किसी न किसी तरह से जो है वो करते करते समुंदर तक पहुंच जाता है। और वैसे अगर उसके ऊपर से बह के जो है वो और किसी दरिया के किनारे अगर आपने ये लैंडफिल बनाई हुई, तो वैसे ही डायरेक्टली शामिल हो जाएगा। गार्बेज एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट किधर से आएगा? जैसे कोई भी आपके पास न्यूक्लियर प्लांट है, वहां से भी रिलीज हो सकता है। लाइक चश्मा हमारा है पाकिस्तान में, चश्मा बैराज है, तो वहां पे न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी का है ना, तो न्यूक्लियर वेस्ट भी अगर वो प्रोड्यूस करके उसको वो तो बहुत ही डेंजरस होता है, उसको तो जो है एक खास किस्म के कंटेनर्स में पैक करके ज़मीन में डंप किया जाता है। लेकिन अगर लीकेज हो गई है तो वो पानी में चला गया है। या आप देखें जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ना दुनिया में, वो सब पानी के ही किनारे जो है वो लगाए जाते हैं। आपने फिश एंड फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा होगा किसी ना किसी क्लास में, उसमें आप देखो कि उसमें वाटर पाइप्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हीट जो है रिलीज हो रही होती है, उसको कूल करने के लिए वाटर पाइप्स हैं। तो वो इतना सारा पानी आपको कहाँ पे जो है कहाँ से मिलेगा? किसी न किसी पानी का जो सोर्स है उसके किनारे लगाया जाता है। तो अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो गया तो वो तो फिर आप समझिए कि आप गए काम से, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा पानी के अंदर जाके। द डंपिंग ऑफ वेस्ट इन वाटर हैज़ डैमेज द मेरीन एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, कैसे मेरीन एनवायरनमेंट बड़ी बुरी तरह मुतासर होता है। एंड कैजुअल हेल्थ हैजर्ड्स टू द ह्यूमन बींग, और आम तौर पे जो हमारी हेल्थ सेहत ख़राब है उसकी वजह जो है वो एक ये भी है, वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लैंडफिल। लैंडफिल हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ, यहाँ पे ज़रा इसको ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। लैंडफिल क्या है? जो ज़मीन के अंदर खंदके खोद के या गड्ढे खोद के उसमें जो कूड़ा डाल दिया जाता है, ठीक है, कूड़े को डंप कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंडफिल। और ये कौन सा कूड़ा होता है? ज़्यादातर जो हमारे शहरों से जा रहा होता है। शहरों में से जाने वाले कूड़ा जो है उसमें बड़ा हिस्सा क्या होता है? हमारे जो घरों से कचरा निकल रहा होता है, जो कारपोरेशन वाले कूड़े के बड़े बड़े जो उन्होंने रखे होते हैं, जैसे अब लाहौर में इस वक्त अल बुराक वाले हैं वो डील कर रहे हैं। पहले हमारे अपने जो है लाहौर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जो है वो डील कर रहे थे। तो इस तरह से वो सारा कूड़ा जो है वो कहाँ जाता है? आपने देखा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं जो कूड़े के, जो आपके इलाके में बड़े बड़े वेस्ट कंटेनर्स होते हैं उसमें से कूड़ा उठा के तो वो ले जाते हैं। तो वो कहाँ लेके जाते हैं? वो उस सारे को एक जगह बनाई हुई होती है हर शहर में, वहां पे डंप किया जाता है। तो ये लैंड वो जगह कैसे बनाई होती है? बाज समटाइम्स खुली जगह वैसे भी होती है, और समटाइम्स जो है बेहतर क्या होता है कि इसको लैंडफिल बना दिया जाए, यानी बड़ा सा जो है गड़ा खोद दिया जाए। अब आगे उसने लैंडफिल को डिफाइन किया गया है कि लैंडफिल इज अ लार्ज होल इन द ग्राउंड और इवन अ बेयर पीस ऑफ लैंड। जमीन में हो सकता है, या बेयर पीस यानी ऐसी जमीन जो कि बंजर है, बेआबाद है, वहां पर जाके कूड़ा फेंक दिया। व्हेन द लैंडफिल बिकम्स फुल विद वेस्ट, भर जाएगी तो क्या होगा? इट इज कवर्ड बाय सॉइल और क्ले, तो हम इसमें मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, द साइट ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर। अब ऐसे ही नहीं है कि हम कोई भी जगह चूज कर लें कि जी यहाँ पे हमने कूड़ा फेंकना है या यहाँ पे हमने लैंडफिल बना लेनी है क्योंकि यहाँ पे जगह खाली पड़ी है। नहीं, उसके लिए अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो फिर आप जो है कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फिर उस जगह को सिलेक्ट करेंगे। उसमें कौन कौन सी जगह हो सकती है? टोपोग्राफी देखी जाएगी, लोकेशन ऑफ द ग्राउंड देखी जाएगी, वाटर टेबल देखा जाएगा, नेचर ऑफ सॉलिड वेस्ट देखा जाएगा, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल देखी जाएगी, एंड रॉक लोकेशन ऑफ डिस्पोजल, रॉक एंड लोकेशन ऑफ द डिस्पोजल जोन इन द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्लो सिस्टम। क्या क्या चीजें हैं इसको एक दफा दोबारा से देखें। सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि वहां पर जमीन जो है उसकी मिट्टी किस किस्म की है, वो जज़ब करने वाली है, क्या करने वाली है, उसकी टोपोग्राफी, उसके इर्द गिर्द की जो लेयर्स हैं जमीन के अंदर वो किस टाइप की है मिट्टी की, वो कहाँ पर वाक़या है। ठीक है, और उस जगह से वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर टेबल, ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो कितनी जो है वो फासले पर है। ऐसा तो नहीं कि हमने इतना गहरा गड्ढा खोद दिया है कि हम अंडरग्राउंड वाटर टेबल तक ही पहुंच रहे हैं
और वाटर टेबल जो है वो डायरेक्टली हम कूड़ा डाल रहे हैं, तो जो वाटर टेबल सबसे महफूज जरिया है उसका पानी का, उसको हमने डायरेक्टली आलूदा कर दिया है। फिर हमने क्या देखना है कि हम किस किस्म का कचरा डाल रहे हैं, नेचर ऑफ सॉलिड वेस्ट, किस टाइप का हम कूड़ा डाल रहे हैं, न्यूक्लियर वेस्ट तो नहीं उठा के डाल रहे, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल किस किस्म की है, एंड रॉक, और उस मतलब जमीन के अंदर वही आएगा कि मिट्टी किस किस्म की है या चट्टाने किस किस्म की हैं, एंड लोकेशन ऑफ डिस्पोजल जोन इन द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्लो सिस्टम, और जो सरफेस वाटर यानी दरिया वगैरह से कितना फासला है उसका, और जो नीचे पानी बह रहा है उसका जो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके साथ क्या कितना उसका फासला है, ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर जैसे दरिया और अंडरग्राउंड जो जेरे जमीन है, ठीक है। द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इनटू द लैंडफिल एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट इटसेल्फ ऑल परकुलेट थ्रू द रिफ्यूज प्रोड्यूसिंग लीचेट, ठीक है। अब इस इन लाइनों में क्या बताया है कि जो भी ग्राउंड वाटर बारिश का पानी है, या अगर फ्लड वगैरह आ गया है जैसे आजकल दरिया ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो अगर ये सारा पानी लैंडफिल में चला जाता है और लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट है, वो अगर आपका वेस्ट वैसे ही लिक्विड है, उसमें वो कुछ अरसे बाद जो है, अगर आप फलों के छिलके भी रखे ना घर में डस्टबिन में, तो कुछ अरसे बाद उस कुछ देर के बाद उसमें से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट तो वैसे भी थोड़ा उसके अंदर जब डिकम्पोजिशन होना शुरू होती है बैक्टीरिया वगैरह, तो उसको लिक्विड फॉर्म में सॉलिड को कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें से बहुत सारी फ्रैक्शंस केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में वैसे ही है, हो गया है कन्वर्ट, और वो वैसे ही परकुलेट मीन जो है वो सीप कर जाएगा, ठीक है। सीप कर जाएगा यानी वो छन के जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, मट्टी में से छन छन के जो है वो नीचे चला जाता है पानी तक, ठीक है। वो खुद बहुत परकुलेट कर रहा है थ्रू द रिफ्यूज, रिफ्यूज फिर वही रिफ्यूज प्रोड्यूसिंग लीचेट। लीच का मतलब क्या है, किसी चीज में से हम जिसको आम जुबान में कहते हैं लीक कर गया, कोई चीज लीक कर रही है, निकल रही है, ठीक है। तो लीचेट क्या है, जो उस रिफ्यूज या उस कचरे के अंदर से लिक्विड निकल रहा है, वो किसी वो खुद ब खुद भी निकल रहा है, या अगर पानी आ गया बारिश का या फ्लड का या किसी भी जरिए से पानी आ गया, तो फिर तो आप समझ लें कि एक इंतहाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया उसका। तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के जरिए जो है वो सीप करके नीचे चला जाएगा अंडरग्राउंड वाटर था। द लीचेट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सस्पेंडेड एंड माइक्रोबियल कंटेमिनेंट, और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है इस लीचेट में, यानी इस ये जो सोल्यूशन सा बन गया उसमें, डिजॉल्व्ड सस्पेंडेड एंड माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स, यानी इसके अंदर क्या होगा कि माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स जो भी बैक्टीरिया हैं, जाहिर है ये इस तरह की चीज़ें भी होंगी या माइक्रोब्स हैं, तो वो भी सारे के सारे जो है वो मज़े से पानी में तैरते तैरते हमारे साफ पानी तक चले जाते हैं। द गैसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल फ्रॉम द वेस्ट आर मीथेन। अब कौन कौन सी गैसेस, जाहिर है डिके हो रहा है उसका, तो फिर वो सॉलिड का, तो उसमें से लिक्विड्स भी निकल रहे हैं, गैसेस भी कौन कौन सी हो सकती है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन। अब इसीलिए हमें बड़ी गंदी सी स्मेल आती है जब भी हम कूड़े के पास से गुजरते हैं, कि ये स्पेशली जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी तो बहुत ही रॉटन एग स्मेल होती है, ठीक है। इसके अलावा मीथेन निकल रही है, मीथेन की भी हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ लिया है कि 3 से 7 साल तक तो इसका रेजिडेंस टाइम है हवा में, यानी जब ये रिलीज हो गई है तो इसने इतनी आसानी से जो है वो डिके नहीं होना। अमोनिया, ठीक है, और नाइट्रोजन चलें कह दें कि इनर्ट है, तो ये सारी गैसेस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। द लीचेट कंटेन्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, जाहिर है उसमें एसिड्स भी होंगे, फूड एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड एंड वेरियस फैटी एसिड्स, ठीक है। अगर तो फूड का कचरा है तो उसमें फूड एसिड्स होंगे, और लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड वेरियस अदर फैटी एसिड्स होंगे अगर फैटी मटेरियल है तो, बैक्टीरिया होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, एंड सॉल्ट्स ऑफ कॉमन इनऑर्गेनिक आयंस सच एज कैल्शियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं। The micropollutants present in municipal solid waste include common volatile organic compounds such as toluene and dichloromethane. अब माइक्रोप्लूटेंट यानी जो बहुत थोड़ी, माइक्रो मीन थोड़ा, छोटा, थोड़ी तादाद में जो चीज़ें म्यूनिसिपल वेस्ट में, वो क्या हो सकते हैं, उसमें टॉलवीन भी हो सकती है, डाइक्लोरोमीथेन। अब आप टॉलवीन भी आप देख लें कि उसमें बेंजीन रिंग आ जाता है, जहाँ बेंजीन रिंग आ जाएगा ना, आपने याद रखना है कि बेंजीन बहुत स्टेबल है, तो
स्टेबल है तो इस पे कोई चीज आसानी से असर नहीं करती, उसने डिके नहीं होना आराम से, उसने स्टेबल फॉर्म में रहना है और तंग ही करते रहना है। इसी तरह ड्राई क्लोरोमीथेन, ये भी जो है ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है। तो ये जो लाइन है इसमें से आपको, ये जो लास्ट 2 लाइन है इसमें से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है जी इंसनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इंसनरेशन किसे कहते हैं? जलाना, ठीक है। इंसिनरेटर क्या होते हैं? बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जिसमें कूड़ा या जो है मेडिकल वेस्ट वो जलाया जाता है, ठीक है। तो इंसिनरेशन यानी जला देना, किसको? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को। हम कूड़े को आग लगा देते हैं ताकि जी कूड़ा जो है वो उठा के ना ले जाना पड़े और उसका वॉल्यूम कम हो जाए। तो इसको जो है वो हाई टेम्परेचर और कितने टेम्परेचर पे जलाया जाता है इसको? इंसिनरेटर्स में यानी भट्टियों में, 900 से लेके 1000 तक। द बिगिनिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज in the burning of solid waste in the incinerator consume all combustible material। अब जितना कार्बोनेशियस मटेरियल है, आपको पता है बर्निंग किसकी होनी? कार्बन की होनी है, ठीक है। कार्बन ने किस में कन्वर्ट हो जाना है? कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाना है या और वाटर और हीट। तो जितना भी बर्न होने वाला कूड़ा है वो तो जल गया, ठीक है। अब कौन सा कचरा रह गया जो कि नॉन कंबस्टेबल है, जिसकी कंबस्टन नहीं हो सकती? और बाकी क्या बचा? जो ऐश है, ऐश में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। द ऐश रेसिड्यूज ऑफ इंसिनरेटर आर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द लैंड और लैंडफिल। अब एक आसान तरीका ये है कि जी कूड़े को बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर 900 से 1000 डिग्री तक जो है वो जला दिया जाए और उसके बाद जो जितना उसके अंदर जलने वाला मटेरियल है वो जल जाएगा और बाकी जो बच गया है मटेरियल राख की फॉर्म में या उसको जो है वो इकट्ठा करके तो लैंडफिल में गड़े खोद जो लैंडफिल्स बनाई है उसमें जो है वो दबा दिया। तो इस तरह इससे फायदा तो ये होता है कि जी कूड़े का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। आपको पता ही है कि अगर एक बड़ा कंटेनर भर के आप कूड़ा जलाएंगे तो राख तो उसकी जो है वो बिल्कुल थोड़े से जगह में आ जाएगी, लेकिन उसके नुकसानात भी है। अब वो कहता है कि द इंसिनरेशन में रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट बाय 2/3, 2/3 वॉल्यूम तो वो कम कर देगा, लेकिन इसमें से कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सच एज पेपर, प्लास्टिक एंड वुड प्रोवाइड फ्यूल फॉर द फायर। और जो कंबस्टिबल कंपोनेंट्स है वो उस जो आग है उसके लिए ईंधन का काम करेंगे, ठीक है। इन इंसिनरेटर हीट ऑफ कंबस्शन में बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम विच रन्स द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे मुल्क में ये सिस्टम इतना इतना क्या बहुत ही अभी इनिशियल लेवल पे है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जो कूड़ा है वो बिकता है। यानी जो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाले हैं वो क्या करते हैं कि इसको खरीद के बड़े बड़े जो इंसिनरेटर्स है उसमें जलाते हैं। इसको जलाने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट के जरिए क्या किया जाता है? उसके जरिए जो वाटर पानी को गर्म किया जाता है और स्टीम बनाई जाती है और वो स्टीम जो है वो घरों तक सप्लाई की जाती है। यानी हमारे घरों में सर्दियों में हम क्या करते हैं जी? हीटर ऑन कर लेते हैं। हर घर में अलग अलग हीटर है। तो बाहर मुल्कों में इस तरह नहीं है, ठंडे मुल्कों में वो वहाँ पर सबका सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम होता है। यानी हर घर तक जो है वो स्टीम जो है उसकी पाइपलाइन, जैसे हमारे पानी की पाइपलाइन है ना, इसी तरह पाइपलाइंस के जरिए जो है वो स्टीम प्रोवाइड की जा रही होती है। जो गर्म पानी भी, गीजर वगैरह नहीं होते हर घर में, गर्म पानी भी उसी तरह से आ रहा होता है नलकों में और उसकी स्टीम के जरिए उनकी दीवारें और उनका घर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो वो उसी कचरे को यूज करके जो है वो हीट स्टीम भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। और स्टीम प्रोड्यूस अगर कर लेते हैं, दूसरा इसका क्या फायदा है? एक तो इस तरह डोमेस्टिकली सप्लाई कर दिया जाएगा, दूसरा इसका ये फायदा है कि इंसिनरेटर सॉरी कि इससे बिजली बनाई जाती है। स्टीम से क्या होता है? टरबाइन चलती है, टरबाइन चलती है तो आपने स्टीम टरबाइन पढ़ा होगा, तो उसमें से क्या होता है? बिजली प्रोड्यूस होती है। तो बिजली भी बनाई जा रही है, नहीं घरेलू कूड़ा भी आपका वॉल्यूम भी कम हो गया। और जो गैसेस निकली है हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाहर जो गैसेस निकलती हैं वो हवा में नहीं छोड़ी जाती, बल्कि उनको गैसेस को फिल्ट्रेशन सिस्टम से जो है वो गुजारा जाता है। यहाँ पे भी जो बहुत अच्छे यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल, वहाँ पे इसी तरह से है। लेकिन जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं या दूसरी तरह के यूनिट्स हैं जो इतना फॉलो नहीं करते, वो हवा में छोड़ देते हैं। लेकिन
प्रॉपर जो इसके एसओपीज है उसमें यही है कि इस तरह की गैसेस को कई दफ़ा उसकी स्क्रबिंग की जाएगी फिल्टर करके, फिर CO2 को या नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में जो है वो रिलीज किया जाता है, बाकी उसको रिलीज नहीं किया जाता, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या किसी चीज़ में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं कि आर डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल, पहले तो ये है कि उसको लैंडफिल में दबा दिया, या वेस्ट इज इंसिनरेटेड या उसको जला दिया, एंड द रेजिडुअल ऐश इज डिस्पोज्ड इन लैंडफिल। ऊपर वाला ही तरीका कि जो राख बची, ऐश क्या होगी, राख, उसको लैंडफिल में दबा दिया। The landfill for hazardous waste is monitored more regularly. अब जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो डोमेस्टिक वेस्ट की तरह से नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे hazardous मटेरियल भी मौजूद है। वो क्या होंगे, उनको अगर आप ज़मीन में दबा दोगे तो वो उसमें से बहुत सारे मटेरियल जो है वो सीप करके जो है वो नीचे वाटर टेबल तक जा सकते हैं। फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है कुछ अर्से बाद कि लीकेज तो नहीं हो रही, या फिर इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें से लीकेज ना हो। ठीक है, फॉर म्यूनसिपल इसकी जो लाइनिंग होती है वो क्या होगी, यानी बजाय इसके कि खाली गड़ा खोदा, बल्कि उसके साथ दीवारों पे जो है वो क्या कर दिया, प्लास्टिक की लेयर लगा दी ताकि जो है वो लीक ना हो, लीक होके नीचे ना जाए, या ऐसा मटेरियल जो है वो लगा दिया जिससे जो वाटर प्रूफ है, जो पानी को अलाउ नहीं करेगा या लिक्विड्स को कि वो उसमें से सीप करें। ठीक है, तो उसको लाइनिंग इस तरह से उसकी की जाती है प्लास्टिक के साथ, ताकि ये लीचेड जो है वो सॉइल में कंटेमिनेट ना हो सके उसके, और हमारी ज़मीन को और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसको मुतासर ना करें। उसके बाद आ जाता है इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डियस वेस्ट। इंसिनरेशन जला दिया जाना किसका, इंडस्ट्रियल और हैजर्डियस वेस्ट यानी खतरनाक जो हमारे पास कचरा है उसको किस तरह से किया जाता है। जनरल प्रोसेस जो है उसमें क्या है कि हाई टेम्परेचर पे जो है वो इंसिनरेशन की जाती है, जिसमें एक क्या चीज़ यूज़ हो रही है, रोटरी क्लेन। क्लेन किसे कहते हैं, भट्टी को। रोटरी मीन जो घूमती रहती है, ठीक है, रोटरी क्लेन घूमने वाली जो भी भट्टी है। विच एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ वेस्ट, जिसमें हर तरह का कचरा डाल दिया जाता है, इंक्लूडिंग लिक्विड, सॉलिड और स्लज। ठीक है, लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी। स्लज क्या होगा, पेस्ट की तरह से मटेरियल, जिसको हम आम जुबान में स्लज को कहते हैं गारा। ठीक है, मट्टी कीचड़ जैसे होती है, तो ना वो सॉलिड होती है ना वो लिक्विड होती है, ये सारा कुछ उसमें डाल दिया जाता है। द वेस्ट आर बर्न एट टेम्परेचर बिटवीन 650 टू 1100। अब ये जो डायग्राम है ना, साथ साथ ये आप देखते जाएं, ये अक्सर आ जाता है टॉपिक और इसमें डायग्राम बनानी होती है। ये आपको क्या चीज देख दी है, रोटेटिंग रोटरी क्लेन। ठीक है, ये ऐसी एक भट्टी है जो कि 650 से लेके 1100 तक इसमें टेम्परेचर, ये घूम रही है। घूमने से क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग होती जाती है, और आप देख रहे हैं कि थोड़े एंगल से बनाई गई है। एंगल से बनाने का क्या मतलब है कि ये ग्रेजुअली जो है मटेरियल इसमें से फ्लो करके ग्रेविटी के तहत आगे आगे पुश हो रहा है। ठीक, आगे उसने क्या बताया है कि ऐश इसमें से कहाँ चली गई, कलेक्टेड एज द वेस्ट टैंक। यहाँ से जो भी जलने के बाद राख जो है वो इधर वेस्ट टैंक पे आ गई। ठीक है, जहाँ पर आपके पास वेस्ट डिस्पोजल है, एंड रिमेनिंग लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल आर पास टू द सेकेंडरी चैम्बर। अब जो राख है सॉलिड, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इधर से निकल गया, बाकी गैसेस और लिक्विड जो है वो प्रेशर के तहत इस दूसरे चैम्बर में आ गए, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया है, सेकेंडरी चैम्बर। दिस चैम्बर इज नॉन रोटेटिंग, अब ये नहीं मूव कर रहा, एंड हेंस टेम्परेचर रेंज ऑफ 950 टू 1300। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कितना है, अब ये आप डायग्राम को कंप्लीट कर दीजिएगा, इस डायग्राम के ऊपर ही आप लिख दीजिएगा 950 टू 1300 और यहाँ 650 टू 1100, इतना टेम्परेचर है यहाँ पर। इन दिस चैम्बर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल है वो 1300 तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द गैसेस प्रोड्यूस्ड आर देन कूल टू 230। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्प्रेइंग ऑफ वाटर। अब यहाँ 1300 टेम्परेचर है, यहाँ पर से जब अगले चैम्बर में जाएगा तो हम उसका टेम्परेचर एकदम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, 230 तक, बाय एवेपोरेटिंग वाटर स्प्रे। पानी डालोगे वो वैसे इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से उसको कूल किया, द कूल्ड गैसेस आर देन पास थ्रू द स्क्रबर।
अब वो कहाँ चलेगी, स्क्रबर, स्क्रबर सिस्टम। स्क्रबर किसे कहते हैं, स्क्रबिंग कहते हैं। आप फेस स्क्रब यूज करते हो, रगड़ के किसी चीज को साफ करना, झामा जिसे कहते हैं हम अपनी जुबान में। तो स्क्रबिंग मटेरियल होता है, वो क्या करता है, आप गैसेस जो है उसके अंदर जो भी पार्टिकुलेट्स हैं या जो मटेरियल है उसको स्क्रब करता है, ठीक है, और उसको साफ करता है, विच एलिमिनेट द सर्वाइविंग पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स क्या हैं, पार्टिकल से भी छोटे साइज के पार्टिकुलेट्स हैं, एंड एसिड फॉर्मिंग कंपोनेंट्स लाइक CO2। और क्या करेगा, CO2 को भी खत्म कर देगा, इसमें से डिजोल्व कर लेगा। चूने या लाइम को हम स्क्रबिंग के लिए उसको भी यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है हवा में जाती है, अगर इस तरह से वो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्ब करवा देते हैं या स्क्रब करवा देते हैं। एश रेजिड्यूज एंड वेस्ट वाटर प्रोड्यूस इन द रोटेटिंग गैस सेकेंडरी चैम्बर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द लैंडफिल। अब ये जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, जो ऐश है और जो लिक्विड वेस्ट है, अब ये लिक्विड वेस्ट, ये एरो इन्होंने मेरा ख्याल है उल्टा लगा दिया है, ये एरो ऊपर जाएगा, लिक्विड वेस्ट यहाँ से बाहर निकलना है, अंदर आना नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड वेस्ट जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, और ये गैसेस सॉरी ऐश जो है ये लैंडफिल में चली जाती है। बाकी गैसेस को जो है वो स्क्रबिंग करके जो है वो किसी हद तक साफ कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है, although the volume of solid waste is reduced to a much lesser extent by burning it in the incinerator, it's not a clean process। कहता है वॉल्यूम तो कचरे का बहुत कम हो गया, लेकिन इतना साफ फिर भी नहीं है प्रोसेस। द डिस्पोजल एज इट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन एंड आल्सो टॉक्सिक ऐश। अब वो कहता है कि एयर पोल्यूशन भी, अगरचे हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गैसेज हैं जो निकल जाएंगी बाहर। तो और ये जो ऐश दूसरा जो प्रोड्यूस हुई है, ये भी टॉक्सिक ऐश है। इसमें चले माइक्रोब्स तो इसमें मर गए होंगे इतने हाई टेम्परेचर पे, बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं हुए, तो टॉक्सिक ऐश मौजूद है। Incineration of solid waste is significant source of dioxin। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे हमें क्या चीज मिलती है, डायोक्सिन्स मिलती है। और डायोक्सिन्स क्या है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, यानी ये कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर कॉजिंग। ये डायोक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है। वो पानी में चले गए। स्मोक स्टैक्स फ्रॉम द इंसिनरेशन में emit ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब ये स्मोक स्टैक्स यानी उसके जो ढेर है स्मोक्स के, या उसके जो वो बने होते हैं इकट्ठे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आई थिंक सो मरगूला, यानी इकट्ठे धुआं सा जो आपके पास उसके स्टैक्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ से जो एमिट होते हैं, तो उसमें क्या चीज़ हो सकती है धुएं में, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, जिससे एसिड रेन हम डिटेल में पढ़ा है। हैवी मेटल्स हो सकती हैं सच एज लेड, cadmium, mercury, etc. They may also be present in the leachate of the incinerators। leachate में जो लीक हुआ है मटेरियल उसमें ये भी चीजें होंगी। आगे आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट को रिसाइकल भी किया जाता है। कैसे किया जाता है रिसाइकल के, some of the used waste material are not discarded after their initial use but processed so that they can be used again। उसकी हम प्रोसेसिंग करके दोबारा यूज कर लेते हैं। अब सबसे आपको इसकी आसान बात बताऊं कि जो आपका ये बस ये लास्ट ही है कि रिसाइकल किस तरह से हम करते हैं। जो आपके गली मोहल्लों में घरों में आते हैं जी छानबुरे वगैरह वाले, तो वो आपसे कौन सी जो जो चीजें वो लेगा ना बंदा, जो आप वो आप समझे कोई रीयूजेबल है, आप उसको क्या क्या चीज दे देते हैं जिसके बदले में आपको पैसे दे देता है या कोई फूड आइटम दे देता है। यानी वो ले लेगा रोटी या जो इस तरह की छानबुरा जो आपके किचन से बची हुई रोटियां वगैरह ये ले लेगा। और क्या लेगा, प्लास्टिक लेगा, ठीक है। और क्या वो लेता है, रद्दी। तो ये सारे जो आइटम्स हैं जो कि वो ले रहा है ना, वो क्यों ले रहा है, क्योंकि ये रीयूजेबल है, रिसाइकलेबल है। इसको दोबारा जो है वो रिसाइकल कर दिया जाता है। जो रोटी वगैरह है वो तो जानवरों की फीड के लिए यूज हो जाती है, और पाकिस्तान में वो सिर्फ फीड के लिए नहीं यूज होती, उसको ड्राई करके दोबारा आटे में शामिल करके उसको भी रिसाइकल कर लेते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं। और जो अखबार है उसको दोबारा पेपर इंडस्ट्री जो है उससे कुछ तो उससे लिफाफे वगैरह बना लेते हैं, और कुछ जो है उसको पल्प उसका बना के उसका एक पेस्ट बना के उसको दोबारा रिसाइकल, कागज़ 5 दफ़ा तो हम अखबार को भी कर ही सकते हैं रिसाइकल, उससे बोर्ड वगैरह बना लेते हैं उसके बाद।
तो इस तरह से आप जो हर वो चीज़ जो बिक रही, नायलॉन के जूते या बर्तन बिक रहे हैं या इस तरह के टॉयज भी, वो हर टॉय नहीं लेगा। आप देखें कि आजकल जो बहुत ही हार्ड किस्म के टॉयज है वो नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो रिसाइकल नहीं होते। वो जो है वो जिस फाइबर के बने होते हैं वो नहीं रिसाइकलेबल। ठीक है, तो वो सिर्फ वो चीज़ लेगा, उनको बड़ी पहचान होती है जो रिसाइकलेबल। तो रिसाइकलिंग के लिए आपने याद रखनी है, आपको भूल भी जाए कि आप का डोमेस्टिक आपका डेली जो एक्सपोजर है कि वो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ले लेते हैं जो बिकती हैं बाजार में। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे सोर्सेज कंजर्व होते हैं, यानी हमारे सोर्सेज जो हैं उनकी बचत होती है और रॉ मटेरियल की भी बचत होती है। यानी बजाय कागज़ फ्रेश लकड़ी से बनाया जाए, ऑलरेडी जो कागज़ आपने घरों से निकाला है रद्दी, उसको ही रिसाइकल करके बना लिया जाए। एनर्जी भी कम यूज़ होती है। ठीक है ना, उसके कई स्टेप्स कम हो जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट इज आल्सो मच रिड्यूस्ड बाय रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है आपका वेस्ट का। मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड आर पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, द लार्जेस्ट आइटम विच इज रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर एंड इन इट्स रिसाइकलिंग प्रोसेस द रिलीज ऑफ क्लोरीन। अब ये रिसाइकल कागज जो होता है उसमें क्या एक नुकसान है कि उसमें क्लोरीन रिलीज हो जाती है या अदर ब्लीचिंग एसिड्स। ठीक है, and organic solvent is significantly less as compared to the formation of these compounds during the processes of virgin newspaper। अब इसमें क्लोरीन रिलीज होती है लेकिन इतनी रिलीज नहीं होती जितनी कि आप जो है वो पल्प से या लकड़ी से जब कागज बनाते हैं। आपने पिछले चैप्टर में इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं, उसमें आपने पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री पढ़ी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जब वुड पल्प है उसको किस तरह से जो है वो प्रेशर में पकाया जाता है और उसके बाद उसमें से डार्क कलर का लिक्विड निकलता है, उसको फिल्टर किया जाता है, बार बार वॉश किया जाता है और ब्लीच किया जाता है। तो क्लोरीन उसमें यूज हो रही होती है। तो रिसाइकल पेपर में थोड़ी एक कुछ तो वो क्लोरीन रिलीज होगी लेकिन इसमें हमारे पास ये केमिकल्स की कुछ बचत हो जाती है। अच्छा, जो फ्रेश कागज बनता है उसको हम क्या कहते हैं? विर्जिन न्यूज़पेपर। विर्जिन मीन कहते हैं कुवारा, यानी वो कागज, कोरा कागज जिसको हम कहेंगे, यानी जिसपे कभी ना लिखा गया हो। ठीक है, इसको वो कहता है कि समटाइम्स हम जो नया कागज वो रिसाइकल कर रहे होते हैं कागज, तो पुराने कागज को का पल्प बनाया और उसके साथ कुछ विर्जन न्यूज जो है वो डाल दिया, यानी उसमें कुछ कोरे कागज को डाल के जो है वो फिर आप ट्रीट करते हैं विद पेरोक्साइड्स एंड हाइड्रोसल्फाइड्स। इन रिसाइकलिंग प्रोसेस द फाइबर ऑफ न्यूज़पेपर बिकम्स शॉर्टर। अब जब आप न्यूज़पेपर को बार बार रिसाइकल करेंगे तो उसका जो फाइबर की लंबाई कम हो जाएगी एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन फॉर 5 टाइम्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये न्यूज़पेपर हम कितनी दफ़ा रिसाइकल कर सकते हैं? 5 दफ़ा। ठीक है, द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, उसके बाद उसका फाइबर इतना छोटा हो जाता है कि उससे अखबार नहीं बनता, फिर उससे गत्ता शत्ता ही बनता है। द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज डन बाय रिप्रोसेसिंग, डीपोलिमराइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। 3 तरीके बताए हैं इस तरह से जो है वो रिप्रोसेसिंग, डीपोलिमराइजेशन, पोलिमराइजेशन पॉलीमर बनाना, डीपोलिमराइजेशन क्या होगी? पॉलीमर को तोड़ना। ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इन reprocessing the used plastics are remelted। reprocessing में क्या होगा? उसको प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया हुआ है उसको मेल्ट कर देंगे। एंड स्टाइरीन, स्टाइरीन को भी विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल यूज ऑफ पॉलीस्टाइरीन इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोम। अब पॉलीस्टाइरीन वो कहता है कहाँ पर यूज हो रही है? फोम बनाने में, पैकेजिंग मटेरियल। ये जो आप सफेद रंग का मटेरियल होता है जिसे हम समुद्री झाग कहते हैं, उसमें पॉलीस्टाइरीन यूज हो रही है। कटलरी बनाने में यूज हो रही है, छुरियां, कांटे, फर्नीचर। ठीक है, इन सब में। और इसकी रिप्रोसेसिंग जो है वो किस तरह इसके अलावा कहाँ पर? आफ्टर इट्स रिप्रोसेसिंग, जब एक दफा पॉलीस्टाइरीन को आपने रिप्रोसेस किया यानी उसको रिसाइकल किया, दोबारा से उसको मेल्ट करके किया, तो अब आप उससे ये वाली चीजें नहीं बना सकते कि फोम और पैकेजिंग मटेरियल। अब हम उससे क्या बना सकते हैं? टॉयज बना सकते हैं, ट्रेज, इस तरह की चीजें। द डीपोलिमराइजेशन इज प्रोसेस इन विच द यूज प्लास्टिक्स आर converted back into their original compounds by chemical or thermal process। रिप्रोसेसिंग में दोबारा हम उसको जो है वो उनके केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिनसे वो बने हैं, लेकिन अब उनसे हम वो काम नहीं ले सकते जो कि हमने इनिशियली लिया था। ठीक है, तो इसको हम
एंड दीज कैन बी सब्सिक्वेंटली पॉलीमराइज्ड अगेन, यानी आपने पॉलीस्टाइरीन ली, उसको दोबारा से ब्रेकअप किया, उसको हीट किया, दोबारा से उसमें से स्टाइरीन रिलीज करवाई, क्योंकि स्टाइरीन ने आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीस्टाइरीन दी थी। तो अब उससे दोबारा से आप स्टाइरीन को जो है वो यूज करके जो है मटेरियल बना लेंगे। लेकिन अब वो मटेरियल नहीं बना सकते क्योंकि वो रिसाइकल में वो चीज वैसी क्वालिटी नहीं देगी। अब आप उससे टॉयज बना लेंगे, ट्रे वगैरह बना लेंगे। The transformation is a process in which used plastics are converted into low quality substance which are later used for production of other material। ठीक है, अब हल्की क्वालिटी की चीजें उससे बना सकते हैं जिससे हम और वो वाली चीजें नहीं बनाएंगे जो फर्स्ट टाइम हमने बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल क्रैकिंग ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन को अगर आप क्रैक मीन तोड़ेंगे उसके मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलेंगे, इसके मोनोमर्स मिलेंगे विच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुब्रिकेंट्स। अब आप इससे पॉलीथीन दोबारा नहीं बनाएंगे, तो उस वो जो इथिलीन के यूनिट्स मिलेंगे हम उससे लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है, जो भी रगड़ को फ्रिक्शन को जो है कम करने के लिए हम ऑयल्स यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स, वो यूज करने में इस्तेमाल होगा। दैट कंप्लीट योर दिस लेक्चर। अच्छा, अब इसमें आपने जो काम करना है, आज तो अभी वीकेंड नहीं है आप लोगों का, तो कल भी क्लास है। एक तो आपने ये इसके की पॉइंट्स लाजमी आपको याद होने चाहिए। दूसरा, सबसे पहले आपने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज करने, जो सबसे आसान काम है। ठीक है, ये आपने इसको सॉल्व करना है, कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसके सवालों के साथ। मैंने आपसे कहा था कि जो जो टॉपिक आप याद करें साथ ही उसके क्वेश्चंस को करें, ये नहीं है कि एट द एंड ऑफ चैप्टर करें। तो अब ये सवाल बिल्कुल सीधे सीधे से हैं, आपका ये टास्क है, आपने इस सब सवालों को देखना है कि इनमें से कौन से सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा, यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो नाउ आवर एनवायरमेंटल पोल्यूशन चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है।